हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम सेल बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस चैप्टर को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से लाइन टू लाइन सीरीज में कवर किया है। जिन भी बच्चों का ये चैप्टर स्ट्रांग नहीं है, प्लीज इसको जरूर से अच्छे से पढ़ें, खुद के नोट्स बनाएं, क्योंकि ये चैप्टर आपके पूरे बायो में जो डिप्लॉइड हैप्लॉइड सेल्स हैं, जब भी आप कहीं रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो माइटोसिस कब होगा, मियोसिस कब होगा, इन सारी चीजों का बेस इसी चैप्टर से बनता है बच्चों। तो आपको बहुत अच्छे से पूरी माइन्यूट डिटेल्स पता होनी चाहिए कि माइटोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, किस तरह से सेल्स डिवाइड करती हैं। अगर आप पहले से स्ट्रांग है चैप्टर तो ठीक है, आप मेरे साथ अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम यहाँ पर इस सेशन में। बट अगर ये चैप्टर अभी आपका स्ट्रांग नहीं है तो आई वुड से कि आप पहले इसके लेक्चर्स देखें जो कि चैनल पर अवेलेबल है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करने से पहले जो इस चैप्टर का नाम है वहां पर दो वर्ड्स दिए हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। मैंने कई सारे बच्चों को देखा है कि आपको लगता है दोनों एक ही बात है, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग टर्म्स हैं। सेल साइकिल एक पूरा प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बनाती है। साइक्लिक क्यों? क्योंकि ये दोनों डॉटर सेल्स फिर से साइकिल को स्टार्ट कर देती हैं और फिर 2 से 4, 4 से 8 इस तरह सेल्स रुकती नहीं है, बल्कि सेल्स डिवाइड करती रहती हैं जब तक कि वो इस साइकिल में हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बॉडी की हर सेल्स हमेशा ही डिवाइड करती है, ऐसा होता तो फिर हमारा साइज हमेशा बढ़ता ही जाता। नो डाउट कुछ सेल्स इस साइक्लिक प्रोसेस की एक इनएक्टिव स्टेज में चली जाती हैं, जिसको आप जी नॉट स्टेज कहते हैं। इनएक्टिव स्टेज से सिंपली ये मतलब होता है कि जी नॉट स्टेज में रहते हुए सेल डेड नहीं है या सेल ने अपने काम करने बंद नहीं किए हैं। जी नॉट में सेल मेटाबॉलिकली कंप्लीटली एक्टिव रहेगी, सिर्फ ये है कि जी नॉट में सेल डिवाइड नहीं करेगी। ठीक है, तो जी नॉट को भी सेल साइकिल का ही एक पार्ट माना जाता है, बट ये सेल साइकिल की एक ऐसी फेज है जहां पर सेल डिवाइड नहीं करेगी। अब अगर हम इस साइकिल की बात करें मेन फेजेस की, तो यहां पर आप G1, S एंड G2 ये जो 3 फेज बोलते हैं, इन तीनों को मिलाकर कहते हैं इंटरफेज। आप इस डायग्राम में लिख भी लेना, है ना, अगर आपको ध्यान नहीं रहता है तो G1, S और G2 इन तीनों फेज को मिलाकर ही क्या कहा जाता है बच्चों? इंटरफेज। एंड यू नो इंटरफेज जो है वो इस पूरे सेल साइकिल का 95% टाइमिंग कंज्यूम करती है। यानी जैसे आपको पता है हमारी बॉडी में, ह्यूमंस में, एक सेल को इस साइकिल को कंप्लीट करने में 24 घंटे का टाइम लगता है। जो हमारा दिन का ड्यूरेशन है वही सेल का ड्यूरेशन है। ठीक है, तो इस 24 घंटे के ड्यूरेशन में 95% टाइम यानी कि 23 आवर्स अप्रोक्सीमेटली सेल क्या करती है? डिवाइड नहीं करती है, बल्कि डिवाइड होने की तैयारियां करती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर घर में कोई भी फंक्शन है, बड़ा फंक्शन है, कोई शादी है, तो वो तो एक ही दिन की होगी, लेकिन उसकी तैयारियां करने में महीनों लग जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही सेल को जो डिवाइड होना है ना बच्चों, वो तो सिर्फ इतने से टाइम के लिए होगी। एम फेज इज द डिवाइडिंग फेज। एम फेज इज द डिवाइडिंग फेज, जिसको होने में पूरे सेल साइकिल का मात्र 5% टाइम लगता है। यानी सिर्फ 1 घंटा लगता है सेल को अपने आप को डिवाइड करके 2 सेल्स बनाने में। लेकिन इस 1 घंटे के प्रोसेस को करने के लिए उसको जो एंजाइम्स चाहिए, उसको डबल अपना डीएनए रेप्लिकेट करना है, वो सारी चीजें सेल कब करती है? इस इंटरफेज में करती है। ठीक है, जिसमें आप बोलते हैं G1 यानी फर्स्ट ग्रोथ फेज, S यानी सिंथेसिस डीएनए का रेप्लिकेशन फेज, एंड G2 यानी सेकेंड ग्रोथ फेज। ठीक है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स बनेंगे, एटीपी से एटीपीज बनेंगे, बहुत सारा प्रोसेस होता है इसमें। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन? ये जो पूरा प्रोसेस है इसको तो आप कहेंगे सेल साइकिल, और इसकी जो एम फेज है दैट इज सेल डिवीजन। तो सेम नहीं हुए ना, दोनों टर्म्स अलग अलग है। डिफरेंस समझ में आ गया आपको? द होल कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस इज द सेल साइकिल, जबकि उसमें सिर्फ 5% टाइम, जो लास्ट का, अगर 24 घंटे का साइकिल है तो लास्ट का 1 घंटा, सब में अलग अलग पीरियड होता है ना सेल साइकिल का। जैसे आपकी बुक में एक और एग्जांपल दिया है कि यीस्ट में सिर्फ 90 मिनट लगते हैं यीस्ट की सेल्स को डिवाइड होने में। अगर आपको ध्यान हो तो जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसको डिवाइड होने में कितना टाइम लगता है? 20 मिनट का टाइम लगता है। हर 20 मिनट में ई कोलाई डबल हो जाते हैं, जनरेशन टाइम है ये इनका। ठीक है, तो इस तरह डिपेंड करता है हर सेल को। ई कोलाई प्रोकैरियोट है, यीस्ट यूकैरियोट है, हमारी भी यूकैरियोटिक सेल है, तो सब में स्पीशीज वाइज ये टाइम डिफर करता है। बट ध्यान रखेंगे सब बच्चे कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन में क्या फर्क है? एक सेल को तैयारियां करके डिवाइड करना इज कॉल्ड सेल साइकिल, एंड उसमें जो लास्ट का डिवीजन फेज था दैट इज सेल डिवीजन। यानी यू मे से सेल डिवीजन इज अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल।
ठीक है, क्लियर है। और अगर सेल को, जब सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बनाती है, जरूरी तो नहीं है हर सेल डिवाइड हो, अगर इसको दोबारा से डिवाइड नहीं करना है, इसको सिग्नल्स मिल जाते हैं, वो हर बॉडी में जेनेटिक सिग्नल्स होते हैं, अलग अलग फिजियोलॉजिकल सिग्नल्स होते हैं, तो फिर ये सेल्स कहाँ चली जाती हैं बच्चों, जी नॉट में। और जी नॉट को यहीं पर क्यों बनाया है, क्योंकि अगर किसी सेल को जी नॉट में जाना है तो उसे कहां से निकलना पड़ेगा, उसको G1 फेज लीव करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि है ना एस फेज चल रही है और सेल ने सोचा यार मुझे तो अब डिवाइड करने का मन नहीं है, चलो जी नॉट में चलते हैं, नहीं। G2 चल रही है, सेल ने कहा यार जी नॉट में निकल लो, नहीं। एम फेज में भी नहीं, नेवर। सिर्फ एक ही फेज ऐसी है जिसके दौरान सेल ये डिसाइड कर सकती है कि ठीक है अब डिवाइड नहीं करना, हम बाहर चले जाते हैं इस साइकिल से। तो मतलब साइकिल से बाहर भी क्या, जी नॉट को भी एक तरह से सेल साइकिल का ही पार्ट कहा जाता है, बट ये वो पार्ट है जिसमें सेल विल नॉट प्रोलिफरेट। व्हाट इज जी नॉट, जी नॉट का मतलब नो डिवीजन। बट यहाँ पे नो डिवीजन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सेल एक्टिव नहीं है, हमेशा ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन आता है नीट में, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। उसको बाहर क्यों भेजा गया कि भाई ठीक है अब तुम डिवाइड मत करो, डिवाइड करने के लिए हम किसी और सेल से करवा लेंगे, अब तुम जाके कुछ काम करो। अगर हमारी हर सेल, जैसे प्लांट में इमेजिन करो, हमने पढ़ा था कि प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू होता है। अगर सारा ही प्लांट मेरिस्टेमेटिक सेल्स का बना होता और हमेशा वो सेल्स डिवाइड ही करती रहती, तो फिर पेरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, ये सब कौन बनाता। या हमारी बॉडी में तो आपको पता है मैक्सिमम सेल्स डिवीजन कैपेसिटी डिवीजन तब करती है जब जरूरत होती है ना। तो वो सारे सेल्स, परमानेंट सेल्स जो हैं, वो कौन सी स्टेज में बैठे हैं, वो जी नॉट में बैठे हैं, ठीक है। बाकी ये वाली पूरी फेज को में क्या हो रहा है, सेल साइकिल की तैयारियां, मतलब सॉरी डिवीजन की तैयारियां करती है, डिवाइड होती है, ठीक। एक और डिफरेंस यहीं पर समझ लो, फिर हम क्वेश्चंस देखते हैं। इंटरफेज को बच्चों एक और नाम दिया जाता है रेस्टिंग फेज, जो बहुत ही एक मिसनोमर टाइप का वर्ड है। हमें लगेगा कि सेल रेस्ट कर रही है, वो सिर्फ इस बेसिस पे कहा है कि इस फेज में सेल डिवाइड नहीं कर रही, दैट्स व्हाई इट इज रेस्टिंग फेज। अदरवाइज आप देखो कहाँ का रेस्ट, जीवन में इतने तरह की चीजें बनाती है सेल, G2 में इतने तरह की चीजें बनती है, S में तो पूरा डीएनए रेप्लिकेशन विच इज हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, वो भी हो रहा है। तो ये देखा जाए तो ये कोई रेस्टिंग फेज नहीं है, सिर्फ डिवाइडिंग फेज से डिफरेंशिएट करने के लिए इसको रेस्टिंग फेज कहते हैं। इसी तरह जी नॉट का नाम है क्वाइसेंट फेज। क्वाइसेंट फेज यानी सेल अभी क्वाइट है, बट क्वाइट होने का मतलब ये नहीं है कि सेल चुपचाप पड़ी है, कुछ काम ही नहीं कर रही है, सिर्फ क्वाइट इसलिए क्योंकि डिवाइड नहीं कर रही है, ये वो उसको शादी वाला प्रोसेस नहीं करना है, बट ये अपने सारे काम कर रही है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ठीक है। तो यहीं पर अगर इस तरह के बेसिक्स आपके क्लियर होंगे, डिटेल में मैंने लेक्चर में पूरा इन तीनों फेजेस के बारे में पढ़ा रखा है, एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी हैज कवर्ड, बट इतना आपको एक बार रिमाइंड करना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ें क्या हम, अच्छा यहाँ पे ही एक चीज और बता देती हूँ कि अगर हम एम फेज की बात करें तो एम फेज भी दो पार्ट्स में होता है, जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज है ना, पीमैट, इसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं इसको, कैरियो यानी न्यूक्लियस, क्योंकि ये चार फेजेस वो पार्ट है जिसमें पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है सेल का, एक न्यूक्लियस से दो डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, और जैसे ही दो डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो एम फेज भी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू कैरियो दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन, साइटो दैट इज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। फिर न्यूक्लियर डिवीजन में भी बहुत ड्रामेटिकली चीजें होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, अभी हम आगे रिवाइज करेंगे, वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक, क्लियर। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, देखते हैं क्या क्वेश्चंस है हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर सेल साइकिल। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको, ठीक है। देखो, सेल साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, सेल साइकिल सीक्वेंस है इवेंट्स का, कौन कौन से इवेंट्स का, जिसमें ग्रोथ ऑफ सेल आएगा, जिसमें डिवीजन ऑफ सेल आएगा, फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन टू डिवीजन इनटू डॉटर सेल्स। बिल्कुल ठीक है, पूरी की पूरी ग्रोथ फेज, ग्रोथ का मतलब पूरा इंटरफेज हो गया, एंड डिवीजन, दोनों को मिलाकर सेल साइकिल कहते हैं, ठीक है। देन डीएनए सिंथेसिस अकर only during one specific stage in the cell cycle, yes we know, you know the stage that is S phase। अच्छा ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग कि S phase में डीएनए रेप्लिकेशन तो होता ही होता है। अगर ये एक एनिमल सेल है तो आप सबको पता है एनिमल सेल के पास एक सेंट्रियोल का पेयर होता है इस तरह का, ऐसा ही एक पेयर सेल को और चाहिए होता है। तो ये जो पेयर का डुप्लीकेशन है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन है, ऐसे नहीं कि इससे ये वाला बन गया, एक पेयर पहले से है, ऐसा एक पेयर और चाहिए पूरा का पूरा, तो सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन करना होता है सेल को, वो वाला प्रोसेस भी इसी एस फेज में होता है। एस फेज में दो चीजें डुप्लीकेट होती है, एक तो डीएनए प्लस सेंट्रियोल।
पर अगर प्लांट सेल है तो यू ऑल नो कि प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल नहीं है, तो वहां पर सेंट्रियोल का कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा। बट ऑब्वियस प्लांट सेल को जरूरत ही नहीं है डिवाइड करने के लिए सेंट्रियोल की, बट एनिमल सेल के लिए सेंट्रियोल इतना जरूरी है कि अगर किसी एनिमल सेल में सेंट्रियोल नहीं हुआ ना बच्चों, तो वो डिवाइड ही नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल न्यूरॉन्स, सब पढ़ाया हुआ है मैंने, है ना, यहाँ तो हम रिवाइज कर रहे हैं। न्यूरॉन, हम ऐसा क्यों कहते हैं कि आफ्टर बर्थ हमारे न्यूरॉन्स परमानेंट जी नॉट में चले जाते हैं, वो कभी भी, अच्छा इसका मतलब एक चीज पहले सुनो, ऐसा क्यों बोला मैंने परमानेंट जी नॉट? अगर कोई सेल जी नॉट में चली गई है तो क्या उसके पास ऑप्शन है कि अगर जरूरत पड़े तो वो वापस जीवन से ज्वाइन कर सकती है इस साइकिल को? यस, जनरली अगर कोई सेल जी नॉट में चली भी जाती है तो जरूरत पड़ने पर वो वापस से डिवीजन फेज में आ सकती है, मतलब इस सेल साइकिल में आ सकती है। ओके, बट अगर हम न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन्स में जब हम एम्ब्रियो होते हैं, मदर में डेवलप हो रहे होते हैं, तब तो हमारे न्यूरॉन्स डिवाइड करते हैं, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। बट जब हमारा बर्थ होने वाला होता है तो उन सारे न्यूरॉन्स में से सेंट्रियोल डिसअपियर हो जाता है, और सेंट्रियोल नहीं होने की वजह से आफ्टर बर्थ हमारे न्यूरॉन्स कभी भी डिवाइड नहीं करते। अच्छी बात है, वरना सोचो हम अभी इतने दिमाग के साथ इतना कुछ वर्ल्ड में चेंजेस कर रहे हैं, अगर हमारे न्यूरॉन डिवाइड करते होते, लगातार बढ़ते जाते और हमारी ब्रेन पावर बढ़ती जाती, तो फिर हम पता नहीं और क्या क्या कर देते, है ना। तो न्यूरॉन्स जो है नेचर ने सब कुछ सोच समझ के बनाया, तो न्यूरॉन्स आफ्टर बर्थ डिवाइड नहीं करते। और यही कारण है, आपने सुना होगा कि कोई भी नर्वस डिसऑर्डर अगर हो जाता है जिसमें न्यूरॉन्स डिजनरेट हो जाए, कोई नर्व डैमेज हो जाए, तो उसको हील करना बहुत मुश्किल है। डिवाइड तो नहीं होगा, हो सकता है थोड़े से पार्ट्स कट लगे हैं तो रीजनरेट कर ले, बट डिवाइड करके न्यू सेल्स न्यूरॉन नहीं बना सकते। ठीक है, क्लियर है क्या ये बात आप लोगों को? ओके, तो ये वाला क्लियर है। देन द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम दैट इज डीएनए, अभी इसके बारे में बताऊंगी आगे, आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये कह रहा है कि जब सेल ने एस फेज में अपने क्रोमोसोम्स को रेप्लिकेट किया, तो जब एम फेज में डॉटर न्यूक्लियाई बने, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में क्या होता है, डीएनए का ही तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, तो वो होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी यहाँ पर ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, आगे आए। द सेल साइकिल ऑफ मेमेलियन सेल एंड यीस्ट रिस्पेक्टिवली, मेमेलियन सेल यानी हमारे ह्यूमंस में ही नहीं, लगभग सभी मैमल्स में एक सेल को सेल साइकिल कंप्लीट करने में 24 घंटे का टाइम लगता है। तो ये रहा ऑप्शन ए। स्टेटमेंट है, इंटरफेज लास्ट फॉर 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। यस, द इंटरफेज सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज। अब आप ये नहीं सोचना कि मैम ने तो कहा था मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज जी नॉट है, तो फिर इंटरफेज नहीं है। इंटरफेज तो है ही ना मेटाबॉलिकली एक्टिव। इंटरफेज में तो सेल को सारे काम करने ही हैं, जीवन में, एस में, G2 में, ये मेटाबॉलिज्म ही तो है, प्रोटीन्स को बनाना, एंजाइम्स को बनाना, एनर्जी बनाना, है ना। तो ये मत समझ लेना, मतलब इस पूरे दौरान तो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती ही रहती है, इंटरफेज हो, एम फेज हो। बट अगर सेल जी नॉट में है तो भी सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, यानी इन शॉर्ट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कोई भी सेल हमेशा मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी, अगर वो एक डेड सेल नहीं है तो। बस सिर्फ जो डेड टिश्यूज हैं, जो जनरली प्लांट सेल्स में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा वगैरह, वहां पर इनमें से कोई स्टेज नहीं होती, जी नॉट भी नहीं बोल सकते आप उसको, दैट बिकम अ डेड टिश्यू, तो वो बस मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है, वरना सेल हमेशा मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है। ठीक है, तो ये भी सही है, यानी यहाँ पर बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर रेलिवेंट फॉर जीवन फेज? अब हमें जीवन फेज का बताना है। इट इज द लास्ट सब स्टेज ऑफ इंटरफेज, नहीं, G2 होती है। सेल ऑर्गेनिल्स डू नॉट इंक्रीज इन नंबर, बिल्कुल गलत। ग्रोथ फेज में ATP बनेगा, एंजाइम्स बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे, इवन सेल ऑर्गेनिल्स का नंबर भी बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा सेल ऑर्गेनिल्स होंगे, ER जैसे ज्यादा होगा, एक्टिव होगा, तभी तो वो ज्यादा प्रोटीन बनाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ेगा जिससे कि ज्यादा ATP बने। तो हमेशा ध्यान रखना, G1 एंड G2 दोनों में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव और ग्रोथ करती है, अपने हर चीज का अमाउंट बढ़ाती है। ठीक, देन बोथ सेल एंड न्यूक्लियस ग्रो इन साइज। जब सेल ग्रोथ फेज में है तो न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियोप्लाज्मिक कंटेंट भी बढ़ रहा है और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी बढ़ रहा है, तो ये भी ठीक है। इट सिंथेसाइज RNA, प्रोटीन एंड अदर बायोकेमिकल्स फॉर सेल ग्रोथ एंड सब्सिक्वेंट रेप्लिकेशन ऑफ DNA। ये गड़बड़ कर दिया इन्होंने, नहीं रुको, इसको पढ़ना जरा, क्या कह रहा है ये इस वाले फेज में सेल RNA बनाती है, प्रोटीन्स बनाती है, केमिकल्स बनाती है, किसके लिए बनाती है?
फॉर ग्रोथ एंड सब्सिक्वेंट रेप्लिकेशन। अच्छा, ये नहीं कह रहा कि इस फेज में रेप्लिकेशन होता है, ये कह रहा है कि जो आने वाला रेप्लिकेशन है एस फेज में, उसके जरूरत की चीजें जीवन में बनती है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो हमें क्या बताना है बच्चों, हमें बताना है रेलिवेंट यानी करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो करेक्ट हुआ सी एंड डी, सी एंड डी, ये रहा ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पिक द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल साइकिल। ठीक है भाई, करेक्ट बताना है हमको। इंटरफेज इज कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, अभी बताया, यस। डिवीजन की तैयारियां जब हो रही है उसको एक तरह से रेस्टिंग फेज ही कहा है। इंटरफेज इज द टाइम ड्यूरिंग विच सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन, बिल्कुल ठीक है। प्रिपरेटरी फेज, मैं बच्चों को कहती हूँ कि आप इंटरफेज को प्रिपरेटरी फेज से याद रखो, बस सिंपली शादी के पहले का जो टाइम है उसमें तैयारियां चल रही हैं, प्रिपरेशन चल रही हैं, तो वो प्रिपरेटरी फेज है ना। नॉट ओनली शादी, कुछ भी आप याद कर, मतलब याद करने के लिए एग्जांपल ले सकते हैं, जो भी एक बड़ा इवेंट जिसकी बहुत सारी तैयारियां करनी होती है। ओके, द इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू G1, S एंड G2, बिल्कुल ठीक है। इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज, देखना, इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। अगर ये एक साइक्लिक प्रोसेस है तो मैं ऐसा कह सकती हूँ क्या कि एक एम फेज आई, अब फिर दोबारा जब एम फेज आएगी उसके बीच दो एम फेजेस के बीच में जो फेज है दैट इज इंटरफेज, बिल्कुल। वाइस वर्सा भी बोल सकते हो, एम फेज इज द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव इंटरफेज। ठीक है, नो प्रॉब्लम, दोनों ही स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहां पर सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं बच्चों, है क्या ऑप्शन, ये रहा ए बी सी एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ प्लांट सेल हैज 12 क्रोमोसोम्स एट द एंड ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस खत्म हो गया है, ये एक प्लांट सेल थी, ठीक है, इससे दो प्लांट सेल बनी। इसके पास न्यूक्लियस में 2n की वैल्यू है 12, और यहाँ पर भी न्यूक्लियस में 2n की वैल्यू है 12, यहाँ भी 2n की वैल्यू है 12। डिप्लॉइड सेल मान के चलते हैं हम, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स डिप्लॉइड है, सिर्फ एल्गी और ब्रायोफाइट्स ही हैप्लॉइड है। तो अब देखो ये है तरीका, है ना। अब जैसे मैं फटाफट से बोल जाती हूँ चीजें, जो शुरू से मेरे साथ पढ़ रहे हैं, शुरू से सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं, शुरू से सारे क्वेश्चन भी देख रहे हो, एनसीईआरटी सीरीज भी देख रहे हो, उनको समझ आ रहा होगा कि मैम क्या बोल रही है ना। जब मैं कोई भी चीज लेक्चर में पहली बार बताती हूँ उसको डिटेल में समझाती हूँ, और फिर कोशिश करती हूँ कि बार बार जहां पर भी वो चीज आए उसको हम रिवाइज करें। ठीक है, तो प्लांट सेल में 12 क्रोमोसोम्स हैं। हाउ मेनी क्रोमोसोम वुड इट हैव इन द G2 फेज ऑफ इट्स नेक्स्ट सेल साइकिल। यानी अगर ये वाली दोनों डॉटर सेल्स दोबारा सेल साइकिल में जाती है, सपोज ये गई, तो ये आपसे पूछ रहा है सेल साइकिल में जाती है मतलब G1 में जाएगी, फिर S, फिर G2 और फिर दोबारा M में जाएगी, चारों फेज आएगी। तो ये बोल रहा है कि इसकी G2 फेज में हमें क्रोमोसोम्स का नंबर बताओ, ये पूछ रहा है ना, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स, नंबर बताओ। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो तुम, से मैंने समझा रखा है लेक्चर में, बट फिर भी एक बार समझो, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है हमेशा। यहाँ पर तुम्हारी बुक में समझा भी रखा है, इस एक पैराग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा दी गई है जिस पर आप लोग कई बार ध्यान नहीं देते। देखो कि अगर जब भी कोई सेल डिवाइड करती है, अभी हम माइटोसिस मियोसिस की बात ही नहीं कर रहे, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, सब जगह ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अगर कोई भी सेल डिवाइड कर रही है तो हमेशा ध्यान रखो, इधर मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो ये एक सेल है, ये इस सेल का न्यूक्लियस है, और आपको पता है उसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो उलझे हुए रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन नेटवर्क। ठीक है, ये कब तक नहीं सुलझते, जब तक एम फेज की प्रोफेज ना आ जाए। प्रोफेज में तो ये सुलझने शुरू होते हैं, तो अभी तो हम एस फेज की बात कर रहे हैं, ये उलझे हुए हैं, बट आपको समझाने के लिए मैं इनको दूर दूर बना रही हूँ। ठीक है, तो सपोज ये एक सेल है और इस सेल के पास ये एक और ये दो क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, दो ही मान लो, इस सेल के पास एक डिप्लॉइड सेल है और इसके पास 2 क्रोमोसोम्स हैं। 2 क्रोमोसोम मतलब ये दोनों होमोलोगस होंगे 1 पेयर, है ना। अगर 2 पेयर मतलब 4 बनाने पड़ते हैं मुझको। ठीक है, चलो एक बार 4 बना दूं क्या, 4 बना देती हूँ, 2 छोटे क्रोमोसोम्स और बना देती हूँ, ये एक और ये इसका होमोलोग है दूसरा। ठीक है, नॉर्मली एक क्रोमोसोम के पास एक ही क्रोमैटिड होता है बच्चों, डू रिमेंबर, पहले भी बता चुकी हूँ, एक क्रोमोसोम के पास एक ही क्रोमैटिड होता है। ओके, अब जब इस सेल को इंटरफेज में जाएगी G1, S, G2, तो कैसे चेंजेस होंगे देखना। अगर ये सेल G1 फेज में गई तो G1 फेज में तो इसको सिर्फ ग्रोथ करना है, तो ग्रोथ करते वक्त कोई डीएनए का रेप्लिकेशन तो हुआ नहीं, तो ये एज इट इज रही वैल्यू, 2n की वैल्यू 4 रही। ये कौन सी फेज बनाई है मैंने, G1 फेज। अब ये सेल गई S फेज में, अब समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये सेल गई S फेज में,
तो एस फेज में क्या होगा कि हम कहते हैं एस फेज इज द फेज ऑफ डुप्लीकेशन, जहां पर सिंथेसिस हो रहा है, डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है। ये रेप्लिकेशन कैसे होता है बच्चों, कि ये जो एक क्रोमेटिड है ना, ये बिल्कुल अपने जैसा आइडेंटिकल एक क्रोमेटिड और बनाता है। ये जो दूसरा है ये भी बिल्कुल अपने जैसा आइडेंटिकल, बिल्कुल जुड़वा, एग्जैक्टली सेम एक क्रोमेटिड और बनाता है। ये जो छोटा वाला क्रोमोसोम है ये भी एक और क्रोमेटिड बना लेता है। एक और ये रहा छोटा क्रोमोसोम, इसने भी एक और क्रोमेटिड बना लिया। हर क्रोमोसोम ने अपना डुप्लीकेशन किया और अपने जैसा एक एक क्रोमेटिड और बनाया। मैंने ये नहीं कहा कि हर क्रोमोसोम ने अपने जैसा एक एक क्रोमोसोम और बनाया, क्योंकि क्रोमोसोम मैं सिर्फ तब वर्ड यूज कर सकती हूं अगर ये दोनों अलग अलग होते। अब ये जो इसका जो क्रोमेटिड बनाना, इसको सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। अगर ये सिस्टर क्रोमेटिड इससे चिपका हुआ है, अपने इस क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड दोनों आपस में चिपके हुए हैं, तो आप इसको एक ही क्रोमोसोम मानोगे, आप इसको दो क्रोमोसोम नहीं मान सकते। हाँ, अगर ये सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाता, यहीं पर बनते ही चिपका रहता ही नहीं, तो फिर मुझे कहना पड़ता कि एक की जगह दो क्रोमोसोम है, यानी 4 की जगह कितने क्रोमोसोम हो जाते, 8 क्रोमोसोम। बट यहाँ पर आपको अगर कोई पूछे कि इस सेल के पास कितने क्रोमोसोम है भाई, तो आप कहोगे 1 2 3 4। अगर कोई पूछे एस फेज में इस सेल के पास कितने क्रोमोसोम है, कोई भी बच्चा इसको 8 नहीं कहेगा। यहाँ पर भी क्रोमोसोम का नंबर सेम टू सेम है, चाहे ये माइटोसिस से पहले होने वाला डिवीजन है या मियोसिस से पहले होने वाला डिवीजन है। जब भी एस फेज में क्रोमोसोम्स खुद को रेप्लिकेट करते हैं, तो डू रिमेंबर क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज नहीं होता। देयर इज नो चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो उन्होंने अपनी कॉपी बनाई उसको खुद से स्टैपल कर रखा है ना। मतलब मैंने जेरोक्स करने के लिए कुछ बुक दी और उसने उसको जेरोक्स कर दिया, बट दोनों को साथ में स्पाइरल कर दिया, तो पेजेस का नंबर तो बढ़ गया, पेजेस तो डबल हो गए, 200 की जगह 400 पेज हो गए। बट मैंने भी एक ही बुक दी थी और उसने भी मुझे एक ही बुक लौटाई, क्योंकि 400 पेजेस को साथ में स्पाइरल कर दिया। वो वाली कहानी है यहाँ पर। तो फिर चेंज क्या हुआ, अगर हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बदलता ही नहीं, क्योंकि हर क्रोमोसोम ने अपनी कॉपी को खुद से चिपका रखा है। तो फिर बदला क्या बच्चों, बदला है यहाँ पर अमाउंट ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम किसका बना है, डीएनए का। अमाउंट ऑफ डीएनए जस्ट गेट डबल आफ्टर एस फेज। अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, जबकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहता है, सेम रहता है। यानी अगर मैं कहूं कि इस सेल के पास 8 क्रोमोसोम थे, तो बताओ एस फेज के बाद कितने क्रोमोसोम हैं, तो आप कहोगे मैम 8। अगर मैंने कहा 16 तो 16, मैंने कहा 30 तो 30। आपको नंबर नहीं बदलना, चाहे माइटोसिस के पहले है चाहे मियोसिस के पहले है, ठीक है। क्या बदला, अगर मैंने कहा कि यहाँ पर भाई एक धागे का वेट 1 ग्राम था, तो इन चारों का वेट 4 ग्राम था, तो बताओ वेट ऑफ डीएनए कितना है अब, तो 4 की जगह 8 धागे हो गए, तो 4 ग्राम की जगह वेट डबल हो जाएगा 8 ग्राम। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि अमाउंट ऑफ डीएनए बदला तो कितना बदला, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम बदला तो कितना बदला। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो कभी भी नहीं बदलता। दिस इज द कहानी ऑफ एस फेज, ठीक है क्या। और जब ये सेल G2 फेज में जाएगी बच्चों, तो G2 फेज में तो कोई और चेंज तो हो नहीं रहा, सिर्फ बाहर की तरफ ग्रोथ हो रही है, अंदर तो यही कंडीशन रहेगी सेम जो इधर थी, है ना। तो G2 फेज में भी पूछ लें तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। G2 फेज में कहानी इज एग्जैक्टली सेम टू एस फेज। मतलब जो G2 फेज में आपने दोनों की वैल्यू निकाली है, वही वैल्यूज जो वैल्यूज आपने एस फेज में की है, वही वैल्यूज G2 फेज में आएगी, ठीक है। और G1 फेज में अगर कोई पूछ ले तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम है, बट यहाँ पर अमाउंट कितना था, जो भी वो देंगे आपको वैल्यू देंगे, अगर वो कहेंगे 4 ग्राम था तो यहाँ 8 ग्राम, अगर यहाँ दे दें 8 ग्राम तो आप यहाँ 4 ग्राम कर दोगे। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है क्या। अब जब ये सेल एम फेज में जाएगी तो क्या होगा, देखना। अब जब ये सेल एम फेज में गई, एंड सपोज दिस एम फेज इज माइटोसिस। अब मियोसिस माइटोसिस की अलग अलग कहानी होती है, मियोसिस की बाद में देखेंगे हम। अगर ये सेल माइटोसिस में गई तो इसने 2 डॉटर सेल्स बनाई ना, और हम क्या कहते हैं, माइटोसिस का मतलब दोनों डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम अभी भी इक्वल है। वो कैसे इक्वल रहे बच्चों, वो इसलिए इक्वल रहे क्योंकि जब ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज कर रही थी ना, तो आपको पता होगा ये चारों सेंटर में अरेंज हो गए। रस्साकशी का गेम शुरू हुआ, टग ऑफ वॉर। एक क्रोमैटिड इधर खींचा, एक क्रोमैटिड इधर खींचा, और दोनों में से एक क्रोमैटिड यहां चला गया, एक क्रोमैटिड यहां चला गया।
फिर इसमें से भी एक क्रोमेटिड यहाँ चला गया, एक क्रोमेटिड यहाँ चला गया, इस छोटे वाले में से भी एक ये रहा, एक ये रहा, और इसमें से भी एक ये रहा और एक ये रहा। तो अगेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 4, 1 2 3 4, सेम वही वाली कंडीशन आ गई पेरेंट सेल वाली, और यहाँ भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम। इसलिए हम कहते हैं कि माइटोसिस के बाद क्रोमोसोम्स का नंबर नहीं बदलता। और अगर यहाँ पर तुमसे वापस कोई अमाउंट पूछ ले तो जो पेरेंट सेल का अमाउंट था डीएनए का वही वापस हो गया। अगर 4 ग्राम वेट था तो यहाँ भी 4 ग्राम हो गया। इसके रेफरेंस में पूछ ले, यहाँ 8 ग्राम हो गया था वेट, तो यहाँ पर वापस 4 ग्राम रह गया। ठीक है, किसी भी फेज का कुछ भी पूछ लें, यू हैव टू रिमेंबर, अगर हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं तो पेरेंट सेल, G1 फेज और डॉटर सेल्स यानी M फेज के बाद सब कुछ सेम रहता है। सिर्फ चेंजेस कब आते हैं, S और G2 में, और वो भी किस में चेंज आता है, सिर्फ अमाउंट ऑफ डीएनए में। नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो थ्रू आउट ऑल द फेजेस सेम ही रहेगा। बिल्कुल आंख बंद करके सोचना ही नहीं है। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिया है, कोई भी फेज पूछ लें तुमसे माइटोसिस की, तो तुम्हें वही नंबर लिख कर आना है। ठीक है क्या? अभी मियोसिस की बात में करेंगे। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसने हमें कहा कि प्लांट सेल के पास 12 क्रोमोसोम थे। हाउ मेनी क्रोमोसोम? अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना कि नेक्स्ट सेल साइकिल में जाएगा क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछा है ना, तो 12 थे तो 12 ही रहेंगे, सोचना ही नहीं, 12 ही रहेंगे, कोई भी फेज में देख लो आप। ठीक है, क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझ में आ गया ना? ये बहुत एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट आना चाहिए ये आपको। ओके, ऐसे आप एक एक कॉन्सेप्ट ऐसे सोचोगे कि यार तो हार्ड है, छोड़ो ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो हम नहीं करेंगे। तो ऐसे तो बायो में कई अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, हर कॉन्सेप्ट को आप एक एक को छोड़ते जाओगे कि चलो उसको हटा देंगे, तो फिर आपके मार्क्स कैसे आएंगे अच्छी, है ना? आपको इतना हाई कट ऑफ होता जा रहा है, आपको एटलीस्ट बायो में तो फुल स्कोर लाने की कोशिश पूरी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैरियोकाइनेसिस अकर इन एम फेज। कैरियो मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन एम फेज में हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन एस फेज, बिल्कुल हो रहा है। बिल्कुल सीधे क्वेश्चंस बनते हैं, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो कर दोगे। क्या ये कहीं से भी इसका एक्सप्लेनेशन है? नहीं है, तो ऑप्शन बी। ठीक, एट व्हाट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल, अच्छा हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस। अब देखो ध्यान रखना, वैसे तो मैंने तुमको कहा कि सेल को जितने भी प्रोटीन और एंजाइम बनाने हैं वो G1 एंड G2 में बनाती है, बट डू रिमेंबर हिस्टोन प्रोटीन अकेली ऐसी प्रोटीन है जो तब बनती है जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता है, यानी एस फेज में। क्यों? जेनेटिक्स याद है, डीएनए की पैकेजिंग के लिए चाहिए हिस्टोन के ऑक्टामर्स। तो हिस्टोन को, वैसे तो हिस्टोन को चाहती तो सेल G1 में भी बना सकती थी, बट नहीं, सेल एस फेज में ही हिस्टोन प्रोटीन्स को बनाती है। ऑप्शन सी। जहां तक मुझे याद है शायद एनसीईआरटी में हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में कुछ नहीं लिख रखा, तो आप यहाँ पर एक लाइन ऐड कर लेंगे, ठीक है, कि हिस्टोन प्रोटीन्स आर द ओनली प्रोटीन्स विच फॉर्म्ड इन एस फेज। बाकी अदर प्रोटीन जितनी भी है वो किस में बनती हैं? G1 एंड G2 में। देखो ड्यूरिंग द G2 लिख रहा है प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, ड्यूरिंग द G1 सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव, कंटिन्यूअसली ग्रो। ठीक है, बट हिस्टोन प्रोटीन्स आर द ओनली प्रोटीन जो एस में बनेंगे। डन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one is correct for G0 stage? G0 stage की बात हो रही है। क्वाइसेंट स्टेज है क्या? क्वाइट डिवीजन नहीं कर रही है सेल, यस। इन दिस फेज सेल स्टॉप टू प्रोलिफरेट, यस, प्रोलिफरेट यानी डिवाइड करना। G0 सेल्स डू नॉट ग्रो बट मेटाबॉलिकली एक्टिव, यस। G1 G2 छोड़ दिया तो अब ग्रोथ नहीं होगी, बस वो अपने काम करेगी। ठीक है। G0 सेल्स कैन डिवाइड इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस। अगर कोई स्टिमुलस आता है तो G0 सेल्स को किसमें आना पड़ेगा? हालांकि ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, मतलब ये कह रहा है G0 सेल्स कैन डिवाइड इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस, है ना? इनको ऐसा लिखना चाहिए था अगर ये करेक्ट है कि G0, मतलब दिस स्टेटमेंट इनएक्यूरेट सा स्टेटमेंट है, क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। ऐसा भी मान सकते हैं हम कि यस G0 सेल्स कैन डिवाइड, बट कब डिवाइड? जब वो G1 में आएंगी। इनको लिखना चाहिए था G0 cells can enter into cell cycle, can enter into G1 stage in response to some stimulus. बट मुझे जहां तक लग रहा है कि ये यही सेंस में लिखा हुआ है, तो ऑल आर करेक्ट। ठीक है। नीट में जनरली मैंने देखा है कि नीट के पेपर में ना आपको कई सारे, जो आप मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं, अलग अलग बुक्स के क्वेश्चन करते हैं, उनमें तो आपको ऐसे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट मिल जाएंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नीट में ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं आते। जो लिखा है वो क्लियर कट लिखा है, समझ में आ रहा है कि या तो यस या तो नो, तो वहां पे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट विल बी द
अब आ गया, देखो अब बताना आप, ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले आप करेंगे। व्हाट विल बी द डीएनए कंटेंट, यानी अमाउंट ऑफ डीएनए पूछा है, एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल आफ्टर एस फेज बताना है आपको, आफ्टर जस्ट एस फेज कंप्लीट हुई है आपको बताना है, एज कंपेयर टू गेमीट। अच्छा, ये तो एक पीवाईक्यू है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन से ईयर में आया था, बट आया था ये, इन कंपैरिजन टू द गेमीट ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। अलग ही क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कोई वैल्यू नहीं दी, आपको बोला कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके गैमीट से इसकी एक सेल को कंपेयर करो जो एस फेज में है। ठीक है, करते हैं भाई। अगर मान लो हम कोई भी स्पीशीज की बात कर रहे हैं, तो कोई भी स्पीशीज, मान लो ये एक डिप्लॉयड स्पीशीज है, तो यू ऑल नो कि गैमीट्स हमेशा एन ही होते हैं, तो ये तो गैमीट्स में कंडीशन है। ठीक है, और अगर हम नॉर्मली बात कर रहे हैं सेल की, तो अगर ये सेल डिवाइड करती, नॉर्मल डिवीजन करती, ठीक है, तो ये 2n सेल है। यहाँ पर बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है कोई वर्ड इसमें मिसिंग है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आया था ना, तो इसमें सोमैटिक सेल ऐसा कुछ वर्ड लिखा हुआ था, क्योंकि तभी तो हमें समझ में आएगा कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, माइटोसिस के बारे में कर रहे हैं या मियोसिस के बारे में कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसे माइटोसिस मान लो कि अगर ये सेल 2n सेल है, तो बताओ जब ये जीवन में गई होगी, तो जीवन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रखना है। जब ये एस फेज में गई होगी, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम बदलूं क्या, नहीं, 2n ही रखना है। और जब ये G2 में गई होगी, तो भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रख ले। ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए देखते हैं। सपोज जस्ट मान के चल रहे हैं हम कि अगर यहाँ पर अमाउंट ऑफ डीएनए 2c था, तो G1 में 2c रहा होगा, S में अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया होगा, G2 में भी डबल रहा होगा। और अच्छा, M फेज पे भी आओ, और M फेज के बाद 2n से सेल 2n ही रही इफ इट इज माइटोसिस, और जो 4c है वो वापस पेरेंट सेल जितना हो गया होगा 2c। ठीक है, ये चेंजेस हुए होंगे। अब गैमीट पर आओ। अब आपको, जैसे आपको ये माइटोसिस की पूरी स्टोरी पता है ना, ऐसे आपको मियोसिस की भी पता होनी चाहिए। मुझे मियोसिस के बारे में थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा पहले। देखो, जैसे मैंने तुमको यहाँ पर ये पूरा पार्ट बताया, तो मियोसिस में भी ना ये पूरा पार्ट तो सेम रहेगा, जो चेंज होगा वो यहाँ होगा। कैसे होगा देखना, एक बार मैं स्लाइड को डुप्लीकेट, स्लाइड की एक और कॉपी बना लेते हैं हम, और यहाँ पर इसको मियोसिस करते हैं कि कैसे होता है मियोसिस। देखो, अगर इस सेल को मियोसिस करना है, तो आपको पता है मियोसिस 2 पार्ट्स में होता है। पहले हम बात कर रहे हैं मियोसिस 1 की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, मियोसिस 1 की। एक मिनट रुक जाओ जरा, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, इससे हमारे पास स्पेस आ गया। दिस इज पेरेंट सेल। ठीक है, ओके। तो जब मियोसिस 1 होता है ना, तो मियोसिस 1, ये मियोसिस 1 में हमने डिटेल में पढ़ रखा है कि मियोसिस 1 का मतलब होता है रिडक्शन डिवीजन, जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। क्रोमैटिड सेपरेट नहीं करने। अभी माइटोसिस में तो हमने क्या किया, देखो माइटोसिस में आपने सीधा क्रोमैटिड्स को अलग कर दिया, अभी क्रोमैटिड्स को अलग नहीं करना आपको। मियोसिस 1 में क्या करना है, अगर ये 2 डॉटर सेल्स बन रही हैं इससे, तो मैंने आपको कहा ना, ये एक होमोलोगस पेयर है बड़े बड़े क्रोमोसोम का, और ये एक दूसरा होमोलोगस पेयर है 2 छोटे छोटे क्रोमोसोम्स का। तो मियोसिस 1 में जब प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 हो जाती है, तो हमेशा ध्यान रखना, एक पूरा का पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम अपने दोनों क्रोमैटिड्स के साथ एक तरफ, और दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरी तरफ चला जाता है। और अगर हम ये छोटा वाला बनाएंगे, तो ये रहा 1 और ये रहा 2। तो जरा ध्यान से देखो, अगर तुम्हें कोई कहे इस सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताओ, तो अब आप 4 बोल ही नहीं सकते। आप इसको 2 अलग क्रोमोसोम थोड़ी ना गिनोगे बच्चों, एक ही क्रोमोसोम है ना। तो अब आपको कहना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर तो नंबर चेंज हो गया, यहाँ पर क्रोमोसोम 2 रह गए, यहाँ पर भी क्रोमोसोम 2 रह गए। 4 से घट के क्या हो गया नंबर, अभी तक 2n की वैल्यू 4 चल रही थी, अब ये 2n नहीं रही, ये सेल हैप्लॉइड हो गई। हैप्लॉइड भी तो हो गई, अनपेयर्ड हो गए ना, जोड़ा बिछड़ गया, एक इधर चला गया एक इधर चला गया। यही तो हैप्लॉइड कंडीशन होती है, शुरू में समझाया था एक सेशन में। ठीक है, तो ये हुआ सेल मियोसिस 1 के बाद क्रोमोसोम नंबर। अभी हम अमाउंट ऑफ डीएनए पे भी नहीं जा रहे। अब सुनना, क्यों इस सेल को मियोसिस सेकंड करना पड़ता है, इसीलिए करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है कि, एक सेकेंड, कि हुआ क्या कि जब सेल ने रिडक्शन डिवीजन किया और इसके होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट किया, जो जरूरी था। आपको पता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस दौरान गैमीट्स बनते हैं, या 2n कंडीशन चेंज होती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है कि नंबर हाफ करे, है ना। जैसे अगर हमारी सेल में 46 क्रोमोसोम है, और अगर स्पर्म और ओवम में 23 नहीं होते, तो क्या होता, 46 ही चले जाते, तो 46 + 46 92 आ जाते जायगोट में।
हमें जायगोट में भी 46 चाहिए। वो कब होगा? जब स्पर्म भी 23 वाला हो और ओवम भी 23 वाला हो, तभी तो 23 + 23 वापस 46 आएगा। तो बहुत जरूरी है नेचर को कि गैमीट्स बनाते वक्त क्रोमोसोम का नंबर आधा कर दे। तो क्रोमोसोम का नंबर आधा करने के चक्कर में ये तो कहानी हो गई, लेकिन यहाँ पर एक चीज क्या गड़बड़ हो गई कि यार ये 2 क्रोमेटिड्स का क्या करेगा? अननेसेसरी अपने जैसा एक और क्रोमेटिड का क्या मीनिंग है? क्रोमेटिड्स भी तो सेपरेट करो। तो इसलिए इस सेल को मियोसिस सेकंड करना पड़ा। दोनों डॉटर सेल्स विल अंडरगो मियोसिस सेकंड। और जब मियोसिस सेकंड होता है, पूरा सेल साइकिल दोबारा होता है। मियोसिस 1 में यहाँ पर ये मान लो साइटोकाइनेसिस आ गया, अब G1 S G2 सब आएगा, G1 में ग्रोथ होगी, पर S में क्या इसको डीएनए रेप्लिकेशन करने की जरूरत है? नहीं। क्यों भाई? ऑलरेडी रेप्लिकेटेड है इसके पास, तो हो ही दोबारा इसलिए रहा है मियोसिस 2 की इसको अपने रेप्लिका को खुद से अलग करना है। तो कभी भी मियोसिस 2 के पहले जब एस फेज आती है, वो बहुत शॉर्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए आती है बस, उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। दैट इज द ओनली एस फेज जो मियोसिस 2 के पहले आती है जिसमें सेल अपने डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं करती है। ठीक है? क्यों? क्योंकि आप डायग्राम से देखो, जरूरत ही नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूँ इस वाले चैप्टर को जितना आप डायग्रामेटिकली समझोगे, खुद से बनाओगे, उतना अच्छा रहेगा। ठीक है? तो यहाँ पर कभी भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुआ, बट G1 G2 होगा, उसमें जो भी सेल को अपनी ग्रोथ करनी है, प्रोटीन एंजाइम्स बनाने हैं, सब बनेंगे। ठीक है? अब क्या हुआ? अब जब मियोसिस 2 की वो आई एम फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तो उसमें अब इन दोनों को अलग कर दो। किन दोनों को? क्रोमैटिड्स को। जस्ट लाइक माइटोसिस, यानी अगर ये सेल 2 सेल्स बना रही है, भी स्पेस कम है इसलिए मैंने बिल्कुल छोटा कर दिया है। ठीक है? तो ये इसका न्यूक्लियस बना देते हैं, चलो कोई नहीं। ठीक है? तो देखना, इन दोनों क्रोमैटिड्स में से एक क्रोमैटिड ये रहा बड़ा वाला, और इसका एक क्रोमैटिड ये रहा, इन दोनों में से अलग हो गए अब। और इस छोटे वाले में भी एक क्रोमैटिड ये रहा और एक क्रोमैटिड ये रहा। अब यहां पर मुझे नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताओ। अब क्या 2 का और आधा कर दूं? 1, एक ही क्रोमोसोम है इसके पास? नहीं, 2। यानी जितने क्रोमोसोम मियोसिस 2 से पहले थे उतने ही मियोसिस 2 के बाद हैं। इसीलिए आप मियोसिस 2 को कहते हो इट इज इक्विवेलेंट टू माइटोसिस। ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह होता है। इसके इवेंट्स आप देखना, लेक्चर में बताए हैं मैंने। ठीक है? यहाँ पर भी n की वैल्यू 2, सेम कहानी यहाँ हुई। एक बड़ा क्रोमैटिड अलग अलग हो गया, छोटे वाले भी दोनों अलग अलग हो गए, तो n की वैल्यू हो गई 2। ठीक है क्या? तो जरा ध्यान से देखो कि अगर तुमसे मियोसिस की कहानी पूछ ली जाए तो मियोसिस में ये सब पार्ट तो सेम रहेगा, जस्ट एज माइटोसिस। लेकिन जब मियोसिस 1 होगा उसके बाद तुम डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ कर दोगे। मियोसिस 2 के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम को इसके बराबर रखोगे, और हाफ मत कर देना, 2 का आधा 1 मत कर देना, एक ही बार रिडक्शन होता है, दैट इज मियोसिस 1 में। दिस इज द एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है? एंड व्हाट इज द कंटेंट ऑफ डीएनए, वो तुम बताओ। अब अगर हम यहाँ पर कंटेंट ऑफ डीएनए भी देखना चाहते हैं, तो सपोज मैं कह रही हूं कि यहाँ पर 4 क्रोमोसोम्स का वेट 4 ग्राम है। एक सीधी कहानी देखते हैं, तो यहाँ पर तो जीवन में तो सेम ही रहता है 4 ग्राम। यहाँ पर डबल हुआ तो वेट कितना हो गया? 8 ग्राम। यहाँ पर भी सेम रहेगा। ठीक है? अब यहाँ बताओ मुझे, एक धागे का वेट हम 1 ग्राम मान के चल रहे हैं, तो बट ऑब्वियस जब 8 ग्राम था तो आपने, और क्रोमोसोम कितने थे? 4, तो आपने क्रोमोसोम्स का नंबर भी रिड्यूस किया बच्चों, और वेट भी तो आधा करोगे। 4 धागे टोटल 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 रह गए, तो यहाँ पर 8 की जगह 4 ग्राम एंड 4 ग्राम। यस और नो? और जब मियोसिस सेकंड खत्म हुआ, यानी गैमीट फाइनली बनकर तैयार हुए, तो क्रोमोसोम का नंबर तो पेरेंट सेल के कंपैरिजन में आधा है, बट अब और डीएनए कंटेंट आधा करूं क्या? यस, 4 ग्राम की जगह 2 ही तो धागे रह गए, तो यहाँ पे कंटेंट 2 ग्राम ही रह गया, 2 ग्राम ओनली। यस और नो? तो यानी अगर आप पेरेंट सेल से कंपेयर करोगे तो पेरेंट सेल में अगर 4 क्रोमोसोम थे 4 ग्राम वेट के साथ, तो जो फाइनल डॉटर सेल्स बनी है वहां पर 2 क्रोमोसोम है इसके हाफ के साथ, 4 ग्राम का जस्ट हाफ रह गया 2 ग्राम। ठीक है क्या? बात समझ में आ गई? क्यों? अब जैसे इसको आप रट नहीं सकते कि यहाँ पे 4 ग्राम है तो रट लो, यहाँ भी 4 ग्राम है, यहाँ आधा हो गया। जिसकी रट्टाफिकेशन बहुत अच्छे से रट रहे हो तो ठीक है, बट कई बार गलती हो जाती है। कॉन्सेप्चुअली समझोगे तो पता रहेगा कि 4 ग्राम पहले डबल हुआ 8 ग्राम में, मियोसिस 1 में आधा हुआ 4 ग्राम, और फिर और आधा हुआ मियोसिस सेकेंड में अमाउंट ऑफ डीएनए, तो वो रह गया 2 ग्राम। ठीक है? तो यानी दिस इज द कंडीशन ऑफ गैमीट्स। क्या ये एक्चुअली में क्या है? अगर ये मियोसिस है तो एनिमल सेल है, तो ये गैमीट्स की कंडीशन है ना? तो आप गैमीट्स को कंपेयर करो। सपोज ये एक सेल है, इनकी सोमैटिक सेल है, जो अभी क्वेश्चन था हमारा। अगर ये सोमैटिक सेल डिवाइड कर रही है
तो इसकी एस फेज की कंडीशन को आपको कंपेयर करना है इसके किससे, गैमीट से। चाहे ये एस फेज माइटोसिस की हो चाहे मियोसिस की हो, यहाँ तो बात सेम ही रहनी है। तो बताओ मुझे, एस फेज में 4 एंड 8 ग्राम, जबकि यहाँ पे 2 एंड 2 ग्राम, तो 4 का आधा 2 एंड 8 ग्राम का कितना रेशो है, ये 1/4 है ना। 2 × 4 8 हुआ ना, 1/4 रह गया। इसमें इतना रेशो होता है। इसमें पूछते तो आप आधा कह देते कि नंबर भी आधा और वेट भी आधा, 1/2। लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं तो नंबर तो हाफ ही रहेगा, उससे कम हो ही नहीं सकता, बट वेट 1/4 रह गया। तो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो कि यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपको कंपैरिजन करना है एस फेज को किससे, गैमीट से, है ना। और दोनों चीजें बतानी है, डीएनए कंटेंट भी और ये। तो किससे कंपेयर करोगे आप, व्हाट विल बी द डीएनए कंटेंट एस फेज वाली सेल को गैमीट से। तो एस फेज में डीएनए कंटेंट 4 टाइम्स होता है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम दुगने यानी 2 टाइम्स होते हैं। जबकि गैमीट में पूछा है तो आप कहेंगे 1/4 होता है डीएनए कंटेंट, जबकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1/2 होता है। दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है हमें कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में एस फेज की सेल पूछी है, गैमीट की पूछी है। तो हमसे पूछा है व्हाट विल बी द कंटेंट इन अ सेल आफ्टर एस फेज। तो एस फेज में हमें करना पड़ेगा 4 टाइम्स डीएनए कंटेंट बट डबल द क्रोमोसोम नंबर, ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ पर तुम्हें उलझाने के लिए ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है ना। इतना ही अगर क्लियर है बच्चे को तो इसका मतलब उसने डिटेल में जाकर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है। ठीक है, हमेशा नहीं आते इस तरह के थोड़े उलझाने वाले क्वेश्चन, पहले तो आते थे, अब तो बहुत इजी पेपर होता है। मतलब आपने पढ़ रखी हैं चीजें एनसीईआरटी से तो आप कर सकते हो क्वेश्चंस। ठीक है, बट कभी कभार मैं कहती हूँ ऐसे क्रेडिट क्वेश्चंस आने चाहिए जिससे एक्चुअली में पता चले कि किसने कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर किया है। डन, समझ में आ गया आपको पूरा। और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है ना बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेक्चर खोल के देखना, जो लाइन टू लाइन सीरीज है वहां मैंने इसकी एक सिंप्लीफाई करके टेबल बना रखी है कि कैसे टेबल में आप चीजों को याद रखोगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो आप, बाद में खुद से बना के आपको देखना है। दिस इज माइटोसिस एंड दिस इज मियोसिस। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इन माइटोसिस टू, एक मिनट रुकना जरा। अच्छा ठीक है, तो यानी यहाँ पर है ना आपका ये वाला पार्ट हो गया खत्म। जो यहाँ तक के क्वेश्चंस थे वो हो गए खत्म। अब इस चैप्टर में अच्छा खुद से करना भी, आपके एनसीईआरटी में यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है आपसे अनियन का, और एक क्वेश्चन यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे, इनको सॉल्व करके देखना। नहीं आए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, अब इस चैप्टर में माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों को अलग अलग समझाया है। तो पहले माइटोसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि ये पूछा गया एक बार नीट में कि मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल किसको कहते हैं, मतलब सेल सबसे ज्यादा ड्रामे किस फेज में करती है। तो कोई ये नहीं सोचना कि यार इसी में करती होगी 95% ड्यूरेशन में, नहीं। मेन जो सारी चीजें होती है वो मेन फंक्शन के दिन ही होती है ना, मेन जिस दिन द डे होता है। तो यानी एम फेज जिसमें इतने सारे नाटक होंगे, कभी क्रोमोसोम सुलझेंगे, फिर अरेंज हो जाएंगे, फिर खींच के अलग होंगे, फिर वापस उलझ जाएंगे, तो ये सारे ड्रामेटिक फेज है। तो ड्रामेटिक फेज हमेशा एम फेज को कहते हैं, ना कि इंटरफेज या जी नॉट को। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप हाईलाइट करके रखें। मोस्ट ड्रामेटिक फेज इज एम फेज, चाहे वो माइटोसिस की हो चाहे वो मियोसिस की हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इक्वेशनल डिवीजन की बात हो रही है। इक्वेशनल मतलब माइटोसिस जिसमें ये चारों फेजेस है, जिसको मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझा रखा है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन के साथ साथ रिवाइज करेंगे। इन माइटोसिस 2 आइडेंटिकल सेल्स, ठीक है भाई, दोनों आइडेंटिकल बनती हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली क्लोन होती हैं, फ्रॉम अ सिंगल सेल, एंड कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को फॉलो कर रहा है साइटोकाइनेसिस, बिल्कुल ठीक है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट। साइटोकाइनेसिस 2 तरह का होता है, यस, सेल फरो एंड सेल प्लेट मेथड। दिस यू नो, क्या आपके एनसीईआरटी में दिया है, एकदम एंड में दिया है, माइटोसिस के एंड में, कि जब साइटोकाइनेसिस की बारी आती है बच्चों, किसकी बारी आती है, ये रहा, जब साइटोकाइनेसिस होना होता है ना, टेलोफेज के बाद शुरुआत तो यही हो जाती है। देखो ये एनाफेज, टेलोफेज में फरो बनने लग गई है, ये इसको साइटोकाइनेसिस लिखा ही नहीं, सीधा इंटरफेज लिख दिया, क्योंकि जैसे ही साइटोकाइनेसिस पूरा हुआ अब इसका मतलब वो सेल नेक्स्ट इंटरफेज में एंटर कर गई। कई बच्चों को लगता है मैम यहाँ साइटोकाइनेसिस लिखना चाहिए था, क्योंकि साइटोकाइनेसिस ना टेलोफेज के साथ साथ ही शुरू हो जाता है। जैसे जैसे टेलोफेज खत्म होती है तुरंत, देखो कितना सा टाइम है, आप देखो साइटोकाइनेसिस के लिए, ये डायग्राम में देखो बस इतना सा, कितना एकदम बहुत 0.1% कुछ टाइम होगा और फिर दोबारा सेल इंटरफेज में आ जाएगी। ठीक है, तो जब ये साइटोकाइनेसिस होता है यानी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है,
तो वो एनिमल सेल और प्लांट सेल में अलग अलग तरह से होता है। क्या डिफरेंस है ये आप पूरा पढ़ लेना, मैं आपको जस्ट थोड़ा सा बता देती हूँ यहीं पर कि अगर एनिमल सेल है ना, तो एनिमल सेल में जब डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं तो उसको तो फरो बना के डिवाइड करते हैं। क्या एनिमल सेल में कोई सेल वॉल होती है, कोई रिजिड स्ट्रक्चर होता है? नहीं, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। जैसे आप बलून को बीच में से पकड़ के मोड़ दो तो एग्जैक्टली वैसे ही सेल में फरो बनने लगती है ना, और सेल वो कॉन्स्ट्रिक्शन अंदर की तरफ जाता जाता है और फिर फाइनली दोनों सेल्स अलग हो जाती है। दिस इज कॉल्ड सिंपली फरो मेथड, ठीक है। बट अगर हम प्लांट सेल की बात करें बच्चों, तो वी ऑल नो कि प्लांट सेल्स में एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट है। इमेजिन करो वैसे 3D में पूरी एक सेल और उसके चारों तरफ एक सेल वॉल है, तो आप उसको पकड़ के बीच में से फरो नहीं बना सकते, आप कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर दूसरा मेथड यूज होता है सेल प्लेट मेथड। उसके लिए क्या होता है, जैसे ही डॉटर न्यूक्लिया बन के तैयार होते हैं, साथ साथ में ही टेलोफेज के साथ साथ में ही कुछ ऑर्गेनल्स जैसे ER, GB वगैरह जो होते हैं ना सेल के अंदर, ये ऑर्गेनल्स कुछ सब्सटेंस डिपॉजिट करते हैं। जैसे आपको ध्यान है मैंने सेल चैप्टर में बताया था कि प्लांट सेल में सबसे पहले सेल वॉल की फर्स्ट लेयर मिडिल लैमेला बनेगी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की, तो वो वही सब्सटेंस डिपॉजिट करना शुरू करते हैं और वो सब्सटेंस सेल के सेंटर में आके इकट्ठे होते हैं, ठीक है। फिर और भेजते हैं ER और GB इन सब्सटेंस को बनाकर बाहर की तरफ और डिपॉजिट होते जाते हैं। इस तरह से धीरे धीरे एक प्लेट बनती जाती है दोनों सेल्स के बीच में। व्हाट इज द डायरेक्शन? आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। यहाँ पे डायरेक्शन क्या थी? इनवर्ड। जैसे आप फिजिक्स में बोलते हो ना सेंट्रीपीटल और फ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल कौन सा फोर्स था? दिमाग से निकल गया, देखो सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल है ना, जो भी फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है वो तो ये वाला डायरेक्शन है, और जो बाहर की तरफ लग रहा है एक बार देख लेना वो ये वाला डायरेक्शन है, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बिल्कुल वैसा ही डायरेक्शन ध्यान रखना है कि फरो जो है वो अंदर की तरफ बनेगी और जो सेल प्लेट है उसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स आउटसाइड, क्लियर। तो ये है सेल प्लेट मेथड जो कि होता है प्लांट सेल्स में। रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि प्लांट्स में रिजिड सेल वॉल है। फरो यानी कॉन्स्ट्रिक्शन जो कि होगा एनिमल सेल्स में, क्योंकि वहां पर रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल ठीक है, यानी बोथ आर करेक्ट। बट क्या ये इससे लिंक्ड है? नहीं है भाई, तो नॉट द एक्सप्लेनेशन यानी ऑप्शन बी, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ दे आर सेइंग प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। अच्छा, यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन होता है, ध्यान से देख लो। अगर तुमसे बोले विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सेल साइकिल, विच इज द फर्स्ट स्टेज, जैसे साइकिल में कुछ फर्स्ट लास्ट नहीं होता, फिर भी पूछ लें व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सेल साइकिल, तो फिर G1। बट व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस यानी M फेज की फर्स्ट स्टेज, तो आपका आंसर होगा प्रोफेज, ठीक है। दिस यू हैव टू रिमेंबर। तो यानी यहाँ पर पूछा है, बोला है प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, ठीक है, विच फॉलो S एंड G1 फेज ऑफ इंटरफेज। क्यों? प्रोफेज तो किसको फॉलो करती है? G2 को फॉलो करती है, मतलब ठीक है ऐसा G1 आएगा, बट अभी तो उसने G2 को किया है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। यहां पर एक वर्ड है जिसमें आप लोग उलझते हो, समझना। मैंने तुम्हें कहा कि जब सेल इंटरफेज में है, S में है, G1 में S और G2 किसी भी फेज में है, उसका पूरा क्रोमैटिन नेटवर्क उलझा पड़ा है। इवन जब सेल रेप्लिकेशन कर रही है ना, सोचो तब भी वो उलझे हुए नेटवर्क में ही कर रही है, सुलझे नहीं है क्रोमोसोम। सुलझना कब शुरू होते हैं? M फेज में, प्रोफेज में आप यहाँ पर देख रहे हैं क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, धागे की तरह दिखने लगे हैं अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो। अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज आते आते क्लियरली हमें क्रोमोसोम्स, हर क्रोमोसोम अपने दो दो क्रोमैटिड्स के साथ नजर आ रहा है ना। तो जब क्रोमोसोम सुलझने शुरू होते हैं ना बच्चों, यहाँ पर एक डायग्राम आप चाहो तो बना सकते हो कि जब सेल ये प्रोफेज है, तो प्रोफेज से पहले क्या था? G2 फेज थी, है ना। तो G2 फेज तक ये पूरा एक डेंस नेटवर्क था, तो कुछ नहीं दिख रहा था कौन सा क्रोमोसोम कहाँ है, न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोप्लाज्म वगैरह, ठीक है। तो जब सेल प्रोफेज में आएगी तो प्रोफेज में क्रोमोसोम्स को सुलझाना है। क्यों सुलझाना है? बहुत लॉजिकल सी बात है, क्योंकि अलग अलग करना है ना, एक एक क्रोमैटिड इधर और इधर भेजना है, तो उसे उलझे हुए में कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्रोमैटिड किधर चला गया। तो पहले प्रॉपर्ली सुलझाएं तो सही। तो प्रोफेज में क्रोमोसोम्स को सुलझाना है। व्हाट इट इज टेक्निकली कॉल्ड, जब क्रोमोसोम सुलझते हैं
तो उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं? तो डू रिमेंबर दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। दोनों ऑप्शन आते हैं, कंडेंसेशन भी आता है और डी कंडेंसेशन भी लिखा हुआ आता है ऑप्शंस में। अब नॉर्मली आप जब भी कंडेंस होने की बात करते हो तो कंडेंस का मतलब है ऐसे कोई चीज का एकदम पास पास आके हाईली कंडेंस हो जाना, यही होता है ना। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि क्रोमोसोम तो दूर जा रहे हैं, सुलझ रहे हैं, फिर हाउ इट इज कंडेंसेशन। सुनना, मान लो बहुत सारे सांप का एग्जांपल देती हूँ मैं, जनरली बहुत सारे सांप उलझे पड़े हैं एक जगह पर, ठीक है। अब हर सांप को अलग अलग होना है, तो हर सांप अपनी अपनी बॉडी को कंडेंस कर ले क्या, सिकोड़ना शुरू कर दे क्या? तो जैसे जैसे एक सांप अपनी बॉडी को कंडेंस करेगा अलग हो जाएगा। या मान लो एक बहुत बड़े धागे उलझे पड़े हैं बहुत सारे, तो आप जनरली क्या करते हो, एक धागे का कोई छोर पकड़ते हो और उसको फिर लपेटना शुरू करते हो, सुलझाते जाते हो, लपेटते जाते हो, उसको अलग कर देते हो, फिर दूसरे को लपेटते जाते हो, सुलझाते जाते हो। तो ये जो आप धागे को लपेट रहे हो किसी एक चीज पर, तो आप उसको कंडेंस कर रहे हो या और फैला रहे हो? अगर आपने वहां पे और फैला दिया तो और उलझ जाएंगे। आपको हर धागे को इंडिविजुअली क्या करना है, या हर स्नेक को अपनी अपनी बॉडी को इंडिविजुअली क्या करना है, कंडेंस करना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो सारे सुलझ जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्या कहते हैं इसको? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। कंडेंस करना यानी हर क्रोमोसोम अपने आप को दूसरे से अलग कर रहा है। तो यहाँ पे आप ये मत समझना कि कंडेंसेशन का मतलब सब पास पास आ गए, सबको अलग होना है, दैट्स व्हाई दे आर कंडेंसिंग देयर इंडिविजुअल बॉडी। तो दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो प्रोफेज में क्या होगा बच्चों? कंडेंसेशन होगा, ठीक है। एंड जस्ट इसका उल्टा होता है, जब प्रोफेज के बाद मेटाफेज आ जाती है, एनाफेज आ जाती है, जब लास्ट में टेलोफेज आती है, ये वर्ड यहाँ लिख देना, जब लास्ट में टेलोफेज आती है, जो नेक्स्ट इधर दिया है तुम्हारा, तो देखो मेटाफेज में बिल्कुल सुलझे हुए हैं, एनाफेज में भी बिल्कुल सुलझे हुए हैं, टेलोफेज में आपको वापस से न्यूक्लियस दिखा दिया और इसके अंदर वापस आप एक ऐसा क्रोमैटिन नेटवर्क बना सकते हो, ये न्यूक्लियोलस वगैरह सब बन जाएगा। यानी यहां पर वापस से क्या हो गया? डीकंडेंसेशन। दिस इज डीकंडेंसेशन। अब उन्होंने वापस अपने अपने धागों ने अपनी बॉडी को जो कंडेंस करके रखा हुआ था छोड़ दिया और वो वापस से उलझा हुआ नेटवर्क बन गए। तो व्हाट इज कंडेंसेशन? सुलझना। डीकंडेंसेशन अगेन उलझना। तो कंडेंसेशन कब होगा? जब आपको अलग अलग करना है यानी प्रोफेज में, और डीकंडेंसेशन कब होगा? वापस से टेलोफेज में। ठीक है, समझ में आ गई क्या बात? तो ये कह रहा है कि प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन। बिल्कुल ठीक है, यानी असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक आप लोगों को? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? डिफरेंट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस आर गिवन बिलो। आपको कुछ इवेंट्स दिए हैं, अच्छा आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इवेंट किस फेज का है। तो लेट्स रिवाइज ऑल द फेजेस फर्स्ट। अगर हम इन चारों फेजेस को देखें तो प्रोफेज के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रोफेज में जो मेन इवेंट होता है वो है क्रोमोसोम्स का क्या होना? कंडेंस होना। क्रोमोसोम्स इंडिविजुअली क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं जिससे वो सब सुलझ जाएं, ठीक है। एंड प्लस एक चीज और होती है प्रोफेज में, कंडेंसेशन के अलावा आप इन दोनों डायग्राम्स में डिफरेंस देखिए। प्रोफेज में अर्ली स्टेज और लेट स्टेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो यहाँ पर डिसइंटीग्रेटेड दिखाई है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी, न्यूक्लियोलस गायब हो जाएगा। अच्छा क्यों होगा? व्हाट इज द रीजन? प्लस ईआर और जीबी जो बाहर पूरे नेटवर्क की तरफ फैले रहते हैं ये भी कुछ समय के लिए डिसअपियर हो जाएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है कि सेल इस एम फेज के प्रोफेज मेटाफेज वगैरह में इसलिए जा रही है क्योंकि उसे अपना क्रोमोसोमल कंटेंट इक्वली डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए उन्हें सेल के दो पोल्स पर पहुंचाना है। अगर आप सोचो जो क्रोमोसोम्स हैं वो न्यूक्लियस एक बॉल की तरह है, सेल भी एक बॉल है और उसके अंदर एक बॉल के अंदर बंद है। तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब ही नहीं होगी तो फिर कैसे जो क्रोमोसोम्स हैं उनको सेल के दोनों पोल्स तक पहुंचाया जा सकेगा? तो बट ऑब्वियस कुछ समय के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को गायब होना है। न्यूक्लियोलस की भी कोई यहाँ पे जरूरत नहीं होती है, उनकी सारी चीजें जो बननी थी आरएनए वगैरह वो सब पहले ही बन चुके हैं इंटरफेज में, वो भी कुछ समय के लिए डिसअपियर हो जाता है। और जब इनको सेपरेट करना होगा तो अगर बड़ा सा ईआर और जीबी का नेटवर्क सेल में फैला होगा, आप इमेजिन करो, तो सेपरेट करने में दिक्कत आएगी। यानी टग ऑफ वॉर गेम खेलने के लिए आपको जगह बनानी है, तो वो जगह बनाने के लिए नेचर ने क्या किया? प्रोफेज स्टेज में सेल का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर एंड जीबी, सारे ऑर्गेनल्स नहीं, सिर्फ जिनका बड़ा नेटवर्क था ईआर एंड जीबी, इन सबको कुछ समय के लिए डिसअपियर कर दिया। ये सब टेलोफेज में सेल दोबारा बना लेगी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब प्रोफेज के बाद जब मेटाफेज में आती है तो ध्यान से देखना बच्चों, मेटाफेज की भी दो डायग्राम है तुम्हारी बुक में।
इस डायग्राम को एग्जाम में आ जाए, नीट में आइडेंटिफाई करो, तो हर बच्चा कर लेगा कि हाँ सारे क्रोमोसोम सेंटर में अरेंज हो गए, तो दिस इज मेटाफेज। बट इस डायग्राम में कई बार आप गड़बड़ कर देते हो, इसको आप एनाफेज लेबल करके आ जाते हो। नो, दिस इज नॉट एनाफेज। आप ध्यान से देखो, एनाफेज तो तब होगी ना जब क्रोमोसोम्स पोल की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से, जबकि यहां पर दिस स्टेज इज ट्रांजिशन टू मेटाफेज। व्हाट इज ट्रांजिशन टू मेटाफेज? प्रोफेज में सारे क्रोमोसोम सुलझ गए, अलग अलग हो गए, बट अगर टग ऑफ वॉर गेम बिना चीटिंग के खेलना है, इक्वली डिवाइड करना है दोनों टीम्स के बीच में चीजों को, तो आपको सारे क्रोमोसोम्स को सेंटर में लाना पड़ेगा। तो इन फैले हुए क्रोमोसोम्स को सेंटर पे लाने के लिए क्या होता है, जो पोल्स हैं दो, जहां पर अगर एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल का पेयर होगा, अगर प्लांट सेल है तो सेंट्रियोल का पेयर नहीं होगा, इन दोनों पोल से स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे। और ये स्पिंडल फाइबर आप देख रहे हो किस तरह से अटैच हो रहे हैं, हर पोल से एक स्पिंडल फाइबर इधर और एक स्पिंडल फाइबर इधर, यानी ईच क्रोमोसोम इज अटैच विद बोथ द पोल्स। कोई भी क्रोमोसोम आप देख लो दोनों पोल से अटैच है। अभी ये क्रोमोसोम बिखरे हुए हैं और यहीं पर इन्हें स्पिंडल फाइबर्स ने आकर पकड़ लिया। अब ये स्पिंडल फाइबर्स अभी सीधा खींचना शुरू नहीं कर देंगे, पहले ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके सारे क्रोमोसोम्स को सेंटर में अलाइन कर देंगे। दैट इज एक्चुअली द मेटाफेज। यानी जब आपको इस तरह का डायग्राम दिखे जिसमें क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से अटैच हो रहे हैं और फिर भी बिखरे हुए हैं, अभी इनका इक्वल मूवमेंट थोड़ी ना हो रहा है इसकी तरह, तो आप गलती से भी इसको एनाफेज मत लिख कर आ जाना। दिस इज ट्रांजिशन टू मेटाफेज, ठीक है। एंड फाइनली दिस इज मेटाफेज। अब मेटा मतलब सेंटर, सारे क्रोमोसोम सेंट्रली अलाइंड हो गए हैं सेल के, एनाफेज में टग ऑफ वॉर गेम खेलना शुरू कर दो। दोनों पोल से रस्सियां खींचनी शुरू होती है, इधर से भी फोर्स लगाया जाता है, इधर से भी लगाया जाता है, जिसकी वजह से ईच क्रोमोसोम इज डिवाइडेड। डिवाइडेड का मतलब एक क्रोमोसोम के जो दो क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। याद है आपको कि जो क्रोमोसोम है, मैंने सेल चैप्टर में आपको बताया था कि क्रोमोसोम में एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है सेंट्रोमियर, जहां पर ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है, दोनों क्रोमेटिड जुड़े रहते हैं। और इसके अलावा एक काइनेटोकोर अलग होता है। काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर को सेम मत समझ लेना, सेंट्रोमियर इज जस्ट द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जहां पर दोनों क्रोमेटिड्स अटैच हैं। काइनेटोकोर इज अ बटन लाइक स्ट्रक्चर, एक प्रोटीन का बना हुआ अलग से स्ट्रक्चर है जिस पर आकर स्पिंडल फाइबर जुड़ेंगे। तो स्पिंडल फाइबर तो काइनेटोकोर से अटैच होते हैं, बट एनाफेज में जब स्प्लिटिंग होती है तो स्प्लिटिंग में ये सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है, जिससे हर क्रोमेटिड अपने अपने काइनेटोकोर के साथ अलग हो जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इस तरह से क्रोमेटिड्स स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल, दैट इज एनाफेज, ठीक है। इक्वली मूव कर रहे हैं हर क्रोमोसोम में से, मतलब अगर टोटल 4 क्रोमोसोम थे तो 4 क्रोमेटिड इधर, 4 क्रोमेटिड इधर। एंड फाइनली टेलोफेज इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। यहाँ पे सब कुछ प्रोफेज का उल्टा होता है, वापस से सारे क्रोमोसोम उलझ जाते हैं। सॉरी, उलझने को क्या कहते हैं अभी बताया मैंने आपको, डीकंडेंस होना। गड़बड़ नहीं कर देना, डीकंडेंस हो रहे हैं, ठीक है। अगर बिल्कुल ही याद नहीं रहता ना तुमको, फिर भी कंफ्यूज हो, तो देखो प्रो में कंडेंस हो रहे हैं और टेलो में डीकंडेंस हो रहे हैं, है ना। एबीसीडी में पहले सी आता है बाद में डी आता है, तो ऐसे ट्रिक से भी याद रख सकते हो तुम। प्रोफेज पहले आती है, टेलोफेज बाद में, तो कंडेंस और डीकंडेंस लॉजिकली बताई दिया है मैंने तुम्हें। प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन जाएगी, न्यूक्लियोलस दोबारा बन जाएगा, ईआरजीबी सब रिफॉर्म हो जाएंगे। एंड फाइनली सेल विल स्टार्ट साइटोकाइनेसिस, एंड जिससे कि 2 डॉटर सेल्स बनके नेक्स्ट सेल साइकिल नेक्स्ट इंटरफेज में एंटर करेंगी। तो अब तुम यहाँ पर इवेंट्स बताओ मुझे। पहला क्या लिखा है, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो रही है, क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे हैं और ऑपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं। तो ये तो एनाफेज की बात हो गई भाई। क्रोमोसोम क्लस्टर एट ऑपोजिट पोल, इकट्ठे हो गए हैं, ऑपोजिट पोल पर आकर डीकंडेंस हो रहे हैं। टेलोफेज देखो लिखा भी है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जीबी, ईआर, न्यूक्लियोलस सब कुछ दोबारा बन जाएगा। रेप्लिकेशन होता है एस फेज में। काइनेटोकोर अटैच टू स्पिंडल फाइबर एंड क्रोमोसोम आर अरेंज्ड एट इक्वेटोरियल प्लेट, सीधा सीधा मेटाफेज की बात हो रही है। क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होगा या कंडेंसेशन ऑफ, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूज कर दिया, इनको सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम चलो बोल सकते हैं, है ना। अभी वो होमोलोगस क्रोमोसोम के सेपरेट होने की बात नहीं कर रहे, सेपरेशन को इसीलिए कि बच्चा कंफ्यूज नहीं हो जाए कि सेपरेशन का मतलब पोल्स पर जाना तो नहीं है। इन्होंने क्लियर कर दिया कि कंडेंस होना, यानी क्रोमोसोम्स का एक दूसरे से अलग अलग होना, तो दैट इज सिंपली प्रोफेज। तो बता दो तुम, है ना। इंटरफेज कौन सी है, इंटरफेज कौन सी है, अच्छा इन्होंने यहाँ पे एस फेज की जगह बच्चों इंटरफेज लिखा है, तो नो प्रॉब्लम, इट इज द पार्ट ऑफ इंटरफेज। तो इंटरफेज में आपको सी को रखना है,
प्रोफेज में ई को रखना है, मेटाफेज में डी को रखना है, एनाफेज में ए है एंड टेलोफेज में बी है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स इन अ क्रोमोसोम एट एनाफेज। एनाफेज में अगर हम एनाफेज की बात करें तो देखो जरा एनाफेज कहाँ गई हमारी, अभी हमने डायग्राम देखा था ना, ये रही एनाफेज। एनाफेज में क्रोमैटिड सेपरेट हो चुके होते हैं ना, यानी एक क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमैटिड है बच्चों, एक ही क्रोमैटिड है। आप इसको ऐसे मत समझ लेना कि मैम ये वाली स्टेज, ये तो मेटाफेज में था। अगर मैं तुमसे पूछती मेटाफेज में हर क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमैटिड होते हैं, तब तुम कहते मैम 2 क्रोमैटिड। बट यहाँ पर एनाफेज में पूछा है जहां क्रोमैटिड सेपरेट हो चुके हैं, तो एक क्रोमोसोम के पास अब एक ही क्रोमैटिड है। ओके, तो अच्छा यहाँ पे उन्होंने माइटोसिस मियोसिस दोनों के लिए पूछा है। ठीक है भाई, तो माइटोसिस में तो हम कह रहे हैं क्या होगा, एक क्रोमैटिड होगा। बट अगर हम मियोसिस की बात करें बच्चों, अगर हम मियोसिस की बात करें तो देखो जरा मियोसिस के डायग्राम पे जाओ। मियोसिस में एनाफेज 1 और 2 दोनों को हमें देखना पड़ेगा। अगर हम एनाफेज 1 को देखें तो मैंने तुमको अभी लॉजिक बताया था, उसमें कहा था कि फर्स्ट स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होते हैं, क्रोमैटिड सेपरेट नहीं होते। यानी एनाफेज 1 में एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमैटिड हैं, है कि नहीं, सेपरेट ही नहीं हुए ना सिस्टर क्रोमैटिड। जबकि एनाफेज 2 जो कि माइटोसिस जैसी है, वहां पर एक के पास एक ही है। तो फिर यहाँ तो कंफ्यूजन हो गया, इन्होंने तो क्लियर ही नहीं किया कि हमको मियोसिस 1 की बतानी है या मियोसिस 2 की बतानी है। भाई ये तो हमें पता चल गया कि माइटोसिस में तो एक ही होगा। अच्छा हाँ देखो, इससे आंसर मिल गया, ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला गलत है और ये वाला गलत है, क्योंकि तीनों में माइटोसिस में 2 लिख दिया। माइटोसिस में कभी भी एनाफेज में 2 होंगे ही नहीं, एक ही ऑप्शन सही है, तो वैसे भी यही आंसर है। और 2 इन मियोसिस, यानी ये किसकी बात हो रही है, मियोसिस में एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमैटिड कौन सी फेज में है, एनाफेज 1 में है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सेल साइकिल के, वो वही बच्चा सॉल्व कर सकता है जिसे एक स्टोरी की तरह, एक प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल फ्लो चार्ट की तरह सेल डिवीजन की सभी फेजेस के बारे में पता है। वरना तुम उलझ जाओगे कि क्या बात हो रही है, कहाँ क्या ले गए, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है। द बेस्ट स्टेज टू काउंट द नंबर एंड स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। अगर हमें क्रोमोसोम का नंबर काउंट करना है तो उलझे हुए स्टेज में कर सकते हो क्या, नहीं, तो या तो प्रोफेज में करो या मेटाफेज में करो। एंड आपने पढ़ रखा होगा, सबको पता होगा कि मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज, क्योंकि चाहे से क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन कहाँ शुरू हो जाता है, प्रोफेज में। बट एनसीईआरटी की एक लाइन ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मेटाफेज वो स्टेज है जहां पर आकर क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन कंप्लीट होता है। ये रहा, बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। हो सकता है नीट में असर्शन लिखा आता तो तुम इसको गलत कर देते, तुम्हें लगता है यार कंडेंसेशन तो प्रोफेज में ही हो गया, नो डाउट प्रोफेज में हो गया, बट जो बिल्कुल अच्छा वाला कंडेंसेशन है ना, जहां पे क्लियर कर देखो इस डायग्राम में दोनों क्रोमैटिड्स भी दिख रहे हैं, काइनेटोकोर भी दिख रहा है, एवरीथिंग इज क्लियर। ये चीज आपको कहाँ दिखती है, ये चीज आपको मेटाफेज में दिखती है। और मेटाफेज में दिखने की वजह से आप एग्जैक्टली पता लगा सकते हो कि सेंट्रोमियर कहाँ है, कि ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है या सब मेटासेंट्रिक है, सेंट्रोमियर की पोजीशन से टेलोसेंट्रिक है या एक्रोसेंट्रिक है। प्रोफेज में भी पता लग जाता, बट इतना अच्छे से नहीं लिख रहा। देखो यहाँ पे काइनेटोकोर वगैरह नहीं दिख रहे, यहाँ दिख रहे हैं। तो इसलिए विच इज द बेस्ट फेज टू स्टडी मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, मेटाफेज। एंड फुल्ली कंडेंसेशन भी कहाँ होता है, मेटाफेज में। तो क्रोमोसोम्स का नंबर काउंट करने के लिए मेटाफेज इज द बेस्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट, इन एनिमल सेल द साइटोकाइनेसिस इज मार्क्ड बाय फरो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बिल्कुल ठीक है, एनिमल सेल में फरो बनती है। प्लांट सेल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रिकर्सर्स। सेंटर में आके जो डिपॉजिट हुए थे उनको प्रिकर्सर्स बोलते हैं, दैट इज सेल प्लेट। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में नहीं लिखा, बट जब शुरू में ये प्रिकर्सर्स आके डिपॉजिट होते हैं ना बच्चों, तो इसे फ्रेगमोप्लास्ट भी कहते हैं। पहले पूछते थे बहुत क्वेश्चन, अब नहीं पूछते जनरली, फ्रेगमोप्लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही सही हैं, बट ये एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। बिल्कुल ठीक है, आपकी बुक में जब लास्ट में माइटोसिस का सिग्निफिकेंस दे रखा है, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और आपको समझ भी आना चाहिए ये कॉन्सेप्ट की सेल को कैसे पता चलता है कि डिवीजन का टाइम आ गया।
एम फेज का टाइम आ गया, क्योंकि इंटर फेज में इतने सारे चेंजेस होते हैं, इतनी सारी नई नई चीजें बनती हैं कि जिसकी वजह से क्या होता है, जो सेल की ग्रोथ हुई है, इट डिस्टर्ब द रेशो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जो एक नॉर्मल सेल का साइज था, जिसमें डीएनए था, जो ऑर्गेनेल्स थे, उनमें एक न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो होता है, ठीक है, वो एक बैलेंस रेशो रहता है। जैसे जैसे सेल ग्रोथ करती है, अंदर भी डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, बाहर भी ऑर्गेनेल्स बन रहे हैं, तो दिस रेशो विल डिस्टर्ब, और यही सेल के लिए सिग्नल होता है कि इस रेशो को रिस्टोर करने के लिए आप डिवाइड करो, है ना। देखो लिखा है, देयरफॉर इट बिकम एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू रिस्टोर दिस रेशो। ओके, तो यस, ये बात बिल्कुल ठीक है कि क्या लिखा है, सेल ग्रोथ रिजल्ट इन, जैसे जैसे सेल की ग्रोथ होगी रेशो डिस्टर्ब हो जाएगा। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। माइटोसिस हेल्प द सेल टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो। ये भी लाइन सही है, बट क्या ये लाइन इसका एक्सप्लेनेशन है? क्या ये लाइन इसको एक्सप्लेन कर रही है कि रेशो क्यों डिस्टर्ब हुआ? ये लाइन तो हमें बोल रही है कि इस रेशो को रिस्टोर करने के लिए माइटोसिस की जरूरत पड़ेगी। तो अगेन यहाँ पर दोनों लिंक्ड लग रहे हैं हमको, बट इसी केस में सबसे ज्यादा गलती होती है, ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन तो वो होता जो भी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले दिया, कि भाई सेल ग्रोथ की वजह से रेशो क्यों डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि सेल ग्रोथ की वजह से बाहर नए नए ऑर्गेनल्स बने और ज्यादा उनका नंबर बढ़ा, साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ा, तो इस वजह से न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो डिस्टर्ब हुआ। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, बहुत आसान है। अगर एयर टाइप के क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज होते हो ना, जो असर्शन है उसको बोलो, मन में बोल के देखो, और यूं सोचो कि अगर मुझे सामने वाले को समझाना है कि यार ये असर्शन जो लाइन है ये क्यों हुई, तो उसके आंसर में मैं क्या बोलूंगा, है ना। अगर वही चीज जो तुम उसके आंसर में समझाओगे बिकॉज करके लिखी हुई है, तब तो वो उसका रीजन है, वरना वो उससे लिंक्ड बात हो सकती है बट वो उसका रीजन नहीं है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है, इसका हो गया ना आंसर। नेक्स्ट है, माइटोसिस मेंटेन द जेनेटिक सिमिलैरिटी ऑफ सोमैटिक सेल्स। यस, बिल्कुल क्लोन बनता है माइटोसिस में। माइटोसिस इन्वॉल्व रेप्लिकेशन एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द क्रोमोसोम्स। बिल्कुल ठीक है, बट अगेन यहां पर भी, अच्छा यहाँ पर देखो एक बार, ये कह रहा है कि भाई माइटोसिस जो है उसकी वजह से जेनेटिक सिमिलैरिटी मेंटेन रहती है। क्यों रहती है, देखना जरा। मैं तुमसे इन जनरल पूछूं कि क्यों रहती है, तो तुम क्या कहोगे? क्योंकि मैम माइटोसिस में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स है ना, अगर किसी सेल के पास 4 क्रोमोसोम है तो वो चारों खुद को रेप्लिकेट कर लेते हैं और फिर उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो दो नई सेल्स बनी वो बिल्कुल क्लोन है, एक दूसरे के भी और मदर सेल के भी। तो वही तो लिखा है कि माइटोसिस में रेप्लिकेशन होता है एंड क्रोमोसोम्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दैट्स व्हाई माइटोसिस में सेल्स में जेनेटिक सिमिलैरिटीज रहती हैं। तो यस, यहां पर ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ। ठीक है, ठीक है क्या बच्चों? तो ये आपके आई थिंक, हाँ, ये आपके माइटोसिस के क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। ठीक है, अब मियोसिस के अभी नहीं कर रहे हैं हम। मियोसिस में थोड़ी सी डिटेल्स हैं, मुझे आपको प्रोफेज 1 के डिटेल में जाकर समझाना है, तो उसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, एक बार खुद से माइटोसिस को पूरा पढ़ोगे, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन तुम रीडिंग करोगे, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से कर लिया जैसे मैंने तुमको यहाँ तो मैंने ब्रीफ दिया है। ठीक है, पूरा एक एक लाइन पढ़ोगे कि क्या लिख रहा है प्रोफेज में, क्या मेटाफेज में लिख रहा है। नहीं समझ आ रहा तो लेक्चर में देखोगे, आ रहा है समझ तो बहुत अच्छी बात है, खुद से कुछ नए क्वेश्चंस करोगे, देखोगे कितना % सही हो रहे हैं और कितना गलत। अगेन वही कहूंगी कि जब किसी चैप्टर के 80 से 90% क्वेश्चंस खुद से सही करने लग जाओ, तब समझना कि यह सब इस चैप्टर पर हमारी कमांड बन रही है। अगर 50-60% क्वेश्चंस ही तुमसे सही हो रहे हैं, चाहे वो सिली मिस्टेक हो रही है, चाहे कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो रही है, इसका मतलब चैप्टर पे पकड़ नहीं है। और अगर इसी तरह से लेट गो करते रहे आप तीनों सब्जेक्ट में चैप्टर्स को, तो वो टाइम आ जाएगा जब आपका एग्जाम टाइम आ जाएगा और आपको लगेगा हमारी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको हर चैप्टर की बहुत डिटेल में जाना है ना, उसके क्वेश्चंस पे पकड़ बनाने के लिए डिटेल में नहीं जाना, जितना सिलेबस है उतना ही पढ़ना है, पर उसको तो तरीके से पढ़ना है ना। उसको छोड़ते जाओगे तुम, 50% क्वेश्चन हो गए फिर छोड़ दिया, मतलब रैंडम हो जाएगा वो। तुम्हें लगेगा एक समय बाद कि यार मेरा कोई भी चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर नहीं है। जब मैं कोई टेस्ट देता हूँ तो ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं है जिसको मैं कह सकूँ कि 100% सही करके आ रहे हैं, है ना। हाँ, अगर कोई ऐसा टफ चैप्टर है जो तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आता, बायो में तो है ही नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री में है, तो ठीक है, उसको तुम 50-60%, 70% तक क्वेश्चन करके रख सकते हो साइड में। बट मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स के साथ आपको ये गलती नहीं करनी है, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जाम, है ना। नीट के लिए जिसका हाई कट ऑफ है, हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो हमारे इंडिया में एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ बहुत हाई जाता है, रेशो बहुत कम है,
22 लाख 23 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 1 लाख बच्चों के लिए सीट्स है, उसमें भी गवर्नमेंट सीट्स तो सिर्फ 50,000 हैं। तो ये सारी बातें तुम्हें ध्यान में रखनी होंगी बच्चों, है ना। ऐसे नहीं कि हाँ हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं है स्टेटस क्या है। तो जो भी आपका नीट का ये है कि भाई आपको इतना तो करना ही है, उस अकॉर्डिंग आपको अपने मेहनत के भी स्टैंडर्ड्स रखने पड़ेंगे, देन ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम। ठीक है, चलिए तो कर लेना आप इसके क्वेश्चंस। कुछ भी चीज में प्रॉब्लम है यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, और मुझे बताया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे कमेंट्स पढ़ के कि तुम्हें ये सीरीज भी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन की तरह बहुत पसंद आ रही है। ओके, गुड बाय।